आईसीसी का कोई सा भी टूर्नामेंट हो, उसमें सांत्वना के साथ विदा लेने वाली साउथ अफ्रीका की टीम ने भी अपनी चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। लेकिन अनाउंसमेंट करने के 2 दिन बाद उनको झटका लगा, क्योंकि उनके तेज गेंदबाज एंड्रिक नॉर्किया इंजरी के चलते चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान के हाथों में अपने घर में वनडे सीरीज हारने के बाद यह अचानक से नहीं कहा जा सकता कि देखो देखो साउथ अफ्रीका का डाउनफॉल शुरू हो गया है, वो पाकिस्तान से हार गई। अब जैसे भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारने के बाद भी चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे बड़ी कंटेंडर है, तो उसी तरह से साउथ अफ्रीका का भी यही हाल है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला संस्करण जीतने वाली साउथ अफ्रीका में तब से लेकर के अब तक जो बदलाव आए हैं, उसके उनके टूर्नामेंट रन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। वो अच्छा खेलते हैं, नॉकआउट तक जाते हैं, कभी कभी सेमीफाइनल तो कभी फाइनल, लेकिन उनके लिए कहा जा सकता है कि हाथ आया लेकिन मुंह को न लगा। तो क्या इस बार साउथ अफ्रीका अपने ऊपर लगे जोकर्स का दाग हटा पाएगी और जीत पाएगी अपनी दूसरी चैंपियंस ट्रॉफी? और भी बहुत कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक। आप लोगों से एक जरूरी निवेदन ये है कि आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको बहुत सारी नई नई चीजें, क्रिकेट से रिलेटेड जानकारियां मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट माइंड की खास पेशकश चैंपियंस ट्रॉफी टीम्स एनालिसिस में आज कुंडली देखेंगे साउथ अफ्रीका की। हमेशा अपने हैवी बैटिंग और तेज गेंदबाजी के दम पर आईसीसी टूर्नामेंट में राज करने वाली साउथ अफ्रीका को ऑलरेडी एक झटका लग चुका है, जिसकी बात हम आपको बता चुके हैं। इसके बावजूद क्या साउथ अफ्रीका की टीम संतुलित दिखाई देती है? तो चलिए सबसे पहले आपको टीम के बारे में जानकारी देते हैं कि उन्होंने इस बार किन किन खिलाड़ियों को मौका दिया है। टीम की कप्तानी करते हुए दिखेंगे बाबूमा, उनके साथ साथ जॉर्जी, क्लासन, मार्करम, डेविड मिलर, रिकल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, दुसेन, यानसेन, मुल्डर, महाराज, शम्सी, कागिसो रबाडा और लुंगी एंगिडी इस टीम में शामिल है। तो चलिए खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स, एशियाई मैदानों पर उनके कारनामों पर एक नजर डालते हैं और साथ में बनाने की कोशिश करते हैं एक परफेक्ट प्लेइंग 11। चलिए इस बार गेंदबाजों के साथ शुरुआत करते हैं, और खास करके स्पिन गेंदबाजों के साथ, जिनका रोल इस चैंपियन ट्रॉफी में सबसे बड़ा होने वाला है। बाएं हाथ के ऑफ स्पिनर केशव महाराज ने अपने 7 सालों के करियर में टोटल 44 मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 55 सफलताएं दर्ज हैं। हालांकि उनकी औसत 31 की रही है, जो कि उतनी किफायती नहीं लगती है, लेकिन उन्होंने अधिकतर मैच साउथ अफ्रीका में खेले हैं, जहां स्पिनर्स के लिए कोई खास मदद नहीं मिलती है। बात की जाए उनके एशिया में बॉलिंग रिकॉर्ड की, तो अभी तक एशिया में 17 मैचेस में उनके नाम 24 विकेट दर्ज हैं, या उनकी औसत 25 की है, जो उनको साउथ अफ्रीका की जीत के लिए एक महत्वपूर्ण किरदार देगी। अब बात करते हैं बाएं हाथ के लेग स्पिनर शम्सी की। 53 वनडे मैच में 73 विकेट, लेकिन लगभग चेक इकॉनमी बताती है कि शम्सी की गेंदबाजी या तो आपको मुश्किल में डालेगी या तो फिर शम्सी आपको मुश्किल में डाल देंगे। शम्सी ने भी ना तो अभी तक पाकिस्तान में गेंदबाजी की है और ना ही यूएई में। हालांकि महाराज की तरह उनका भी रिकॉर्ड एशिया में अच्छा है। 11 पारियों में 24 की औसत के साथ 24 विकेट उनको महाराज का एक अच्छा स्पिन जोड़ीदार बनाती है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि केशव महाराज और तबरेज शम्सी की जोड़ी किन परिस्थितियों में आकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है। अब बात तेज गेंदबाजों की। नॉर्किया तो बाहर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका रिप्लेसमेंट इस वीडियो के बनाने तक कंफर्म नहीं हुआ है। टीम में इनके अलावा इंगिडी और रबाडा जैसे क्वालिटी बॉलर्स हैं। चलिए दोनों की बारी बारी से बात करते हैं। रबाडा को 103 मैचेस में 162 विकेट लेने का श्रेय जाता है, जो दिखाता है कि साउथ अफ्रीका के लिए कितना मायने रखते हैं। उन्होंने भी ना तो पाकिस्तान और ना ही यूएई में गेंदबाजी की है। हालांकि एशियाई ग्राउंड्स पर 26 पारियों में 44 विकेट बताता है कि उनके पास अच्छा अनुभव है धीमी पिचों पर गेंदबाजी करने का। इंजरी से वापस आने वाले लुंगी एंगिडी को 62 वनडे मैचेस की 61 पारियों में 96 विकेट लेने का अनुभव है। हालांकि उन्होंने यूएई में 6 पारियों में 8 सफलताएं अर्जित की हैं। अगर बात करें ओवरऑल एशिया के ग्राउंड पर गेंदबाजी की, तो वहां उन्होंने 20 पारियों में 32 सफलताएं अर्जित की हैं। यानी रबाडा के साथ इनकी जोड़ी बहुत हद तक साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी का एक आईना, एक नजरिया आपके सामने पेश करती है। देखने वाली बात यह होगी कि पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका की तेज गेंदबाजी कैसा खेल दिखाती है, क्योंकि यूएई में तेज गेंदबाजों को उतनी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अभी तक देखा जा रहा है यूएई की टी20 लीग में तेज गेंदबाजों को उधर मदद हो रही है। चलिए अब बढ़ते हैं ऑलराउंडर की तरफ। टीम में 3 ऑलराउंडर पाए जाते हैं। पहले है मार्को एंसन, दूसरे है मार्करम और तीसरे हैं मुल्डर। यंग सेंसेशन और अच्छे हाइट की वजह से अतिरिक्त बाउंस प्राप्त करने वाले मार्को एंसन की अगर बात करें, तो उनका रिकॉर्ड बुक दिखाता है कि उनको 26 वनडे मैचेस का अनुभव है, जिनमें उनके नाम 41 विकेट दर्ज है। हालांकि उनकी औसत और इकॉनमी दोनों ही बहुत खराब है, 32 की औसत और लगभग 6.30 की इकॉनमी। बात उनकी बैटिंग एक्सपर्ट की करें, तो उन्होंने 27 की अच्छी औसत के साथ रन बनाए, जहाँ उनका स्ट्राइक रेट 107 का रहता है। यूएई के आसमान उछाल वाली पिच मार्को एंसन के लिए मददगार साबित होगी, बशर्ते वो एक अच्छी लन पर लगातार गेंदबाजी करें, वरना वेरिएशन के चक्कर में उनकी इकॉनमी में भी वेरिएशन आने लगता है। मार्करम को भी ऑलराउंडर की कैटेगरी में गिना जा सकता है। अभी तक 74 मैच खेल चुके मार्करम के नाम 36 की औसत के साथ जहां 2288 रन दर्ज है, तो उन्होंने अभी तक 20 विकेट भी चटकाए हैं। मार्करम ने यूएई में खेली 3 पारियों में 40 की औसत से रन बनाए हैं, जिनमें उनका उच्चतम स्कोर 69 नॉट आउट है। स्पिन खेलने के माहिर मार्करम का रोल सबसे बड़ा होगा अफ्रीका की पारी को संभालने के लिए। टीम में शामिल एक और ऑलराउंडर मुल्डर को अभी तक 20 मैच खेलने का मौका मिल चुका है, जिसमें उन्होंने 15 की औसत के साथ 190 रन बनाए हैं। यानी अभी उनको एक वनडे फॉर्मेट के बल्लेबाज के रूप में खुद को स्थापित करना बाकी है। मुल्डर को यूएई में मैच खेलने का अनुभव है, जहां वो 4 पारियों में 27 की औसत के साथ 108 रन
बना चुके हैं। बात करें उनकी गेंदबाजी की तो उन्होंने अभी तक 14 सफलताएं हासिल की हैं, यानी समय आने पर वो राइट आर्म मीडियम गेंदबाजी कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका की टीम में 3 ऑलराउंडर आपको जोर दिख रहे होंगे, लेकिन सब जानते हैं कि केशव महाराज भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। अगर डेमो देखना है तो 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी देख सकते हैं। चलिए, ये तो रहा ऑलराउंडर्स और गेंदबाजों का सिलसिला। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बल्लेबाजों की। स्पिन खेलने के मास्टर ब्लास्टर हेनरिक क्लासन को अपने करियर में अभी तक कुल 57 वनडे मैचेस का एक्सपीरियंस है, जिसमें उन्होंने 43 की औसत और 116 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट के साथ 1987 रन बनाए हैं। अगर बात करें उनकी एशिया में रिकॉर्ड्स की तो यहाँ 18 पारियों में 39 की औसत और 121 का जबरदस्त स्ट्राइक रेट अपने नाम करते हैं। हालांकि उन्होंने भी अभी तक ना पाकिस्तान में खेला है और ना ही यूएई में, लेकिन अपने ग्रुप के टीमों के खिलाफ उनका रिकॉर्ड अच्छा खासा रहा है। खास करके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 13 पारियों में उनके नाम 578 रन है 120 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 6 पारियों में 126 के स्ट्राइक रेट और 48 की औसत से 291 रन बनाए हैं। दुबई और पाकिस्तान की धीमी पिचों पर क्लासन के स्पिन खेलने की कला की असली परीक्षा होगी। कप्तान तेम्बा बाबूमा अभी तक अपने 8 वर्षों के करियर में केवल 43 पारियां खेल पाए हैं, जिनमें 43 की औसत के साथ उनके नाम 1631 रन है। अपने वनडे करियर में 5 शतक लगा चुके बाबूमा यूएई में खेलने का अनुभव रखते हैं, जहां 4 पारियों में उनके नाम 33 की औसत से 99 रन ही बने हैं और एशियाई पिचों पर उनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। ऐसे में इस महाकुंभ में न केवल एक कप्तान बल्कि बल्लेबाज के रूप में भी उनको खुद को स्थापित करना होगा, वरना फ्लॉप बल्लेबाज को एक कप्तान के तौर पर खिलाने का खामियाजा क्या होता है ये हम देख चुके हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज रियान रिकल्टन को केवल 6 ही वनडे मैच का अनुभव है, जहां 31 की औसत से 188 रन बना चुके हैं। हालांकि यूएई में उनका रिकॉर्ड बेहतरीन है। अपनी 3 पारियों में 45 की औसत से 135 रन और अच्छा स्ट्राइक रेट हासिल करके उन्होंने टीम में अपनी जगह बनाई है। धुआंधार बल्लेबाजी करने वाले रिकल्टन आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अनुभवी बल्लेबाज और मॉडर्न एरा के एक अच्छे लेफ्ट हैंडर फिनिशर डेविड मिलर को अपने लंबे करियर में 175 वनडे मैच खेलने का अनुभव है, जहां उन्होंने 42 की औसत और 103 की स्ट्राइक रेट के साथ 4490 रन बनाए हैं। जो चीज उनको खास बनाएगी वो है उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 26 पारियों में 57 की औसत से 1033 रन बनाने का रिकॉर्ड, और उन्होंने अपने करियर के 6 में से 3 शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही बनाए। लेकिन यूएई में मिलर का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। 8 पारियां और केवल 114 रन इस बात की गवाही देते हैं। अब देखते हैं क्या इस बार मिलर आखिरी बॉल पर छक्का मारकर साउथ अफ्रीका को दूसरी बार चैंपियन ट्रॉफी जिता पाएंगे, या फिर से चौकर्स होने का जो साया उनके पीछे है वो इस बार भी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। 27 साल के एक और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज टोनी जॉर्जी अपने 2 सालों के करियर में 12 वनडे मैच खेलकर 449 रन बना चुके हैं। 40 की हेल्दी एवरेज और 94 का अच्छा स्ट्राइक रेट उनको एक बेहतरीन ओपनर के रूप में स्थापित करने के लिए फिलहाल काफी है। यूएई में 4 मैच खेलकर 80 रन बना चुके जॉर्जी के लिए सबसे मुश्किल स्थिति होगी अगर वो ओपनिंग करने उतरते हैं तो, और जहां तक लग रहा है कि रिकल्टन और जॉर्जी ओपनर हो सकते हैं। टॉप ऑर्डर के एक और बल्लेबाज रासी वंडर डुसेन अभी तक 68 वनडे मैच खेल चुके हैं, जहां 48 की बेहतरीन औसत और 86 के अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उनके नाम 2464 रन दर्ज है। यूएई में अभी तक फ्लॉप रह चुके डुसेन की हालांकि एशिया में 37 की औसत है। पिछले साल अपने करियर की सबसे खराब फॉर्म से गुजरे डुसेन इस साल की शुरुआत अच्छे रनों के साथ करना चाहेंगे। टीम में यंग सेंसेशन ट्रिस्टन स्टब्स भी शामिल किए गए हैं। 24 वर्षीय स्टब्स को अभी तक केवल 8 पारियों का अनुभव है, जहां उनके नाम 249 रन है और 249 में से 211 तो आयरलैंड के खिलाफ बनाए, यानी कि एक युवा खिलाड़ी होने के नाते और जैसा साउथ अफ्रीका टीम का माहौल है उस हिसाब से इनको फ्री हैंड दिया जाएगा कि स्टब्स भाई मचा दो तबाही। तो ये तो हो गए खिलाड़ियों के आंकड़े और परफॉर्मेंस की सूरत हाल। तो चलिए बनाते हैं प्लेइंग 11। अगर आप हमारी प्लेइंग 11 के साथ संतुष्ट नहीं है तो अपनी भी प्लेइंग 11 बना सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि सारे आंकड़े हमने आपके सामने रख दिए हैं। ओपनिंग के लिए हम जॉर्जी और डुसेन के साथ जाना चाहेंगे, उसके बाद बाबूमा, मार्करम, क्लासन, मिलर, स्टब्स, यंसन, रबाडा, इंगिडी और महाराज। बात करें अफ्रीकन टीम की ताकत की तो टीम की बल्लेबाजी में अच्छी खासी गहराई है। जॉनसन तक आपको बल्लेबाजी के ऑप्शन मिलते हैं। टीम के पावर प्ले और मिडिल ओवर बैटिंग के साथ साथ डेथ ओवर बैटिंग भी अच्छी है। क्लासन और मार्करम के पास मिडिल ओवर्स में गेम चलाने का अच्छा अनुभव है, तो मिलर और स्टब्स के साथ मार्को एंसन भी अच्छे फिनिशर्स के तौर पर गिने जा सकते हैं। बात करें बॉलिंग की तो स्पिन जोड़ी तबरेज शमसी और केशव महाराज के पास स्पिन ट्रैक में अच्छा रिकॉर्ड होने की वजह से एक एडवांटेज जरूर होगा। देखना होगा कि वो इस मौके का फायदा उठा पाते हैं, लेकिन इन्हीं केशव महाराज की और तबरेज शमसी की इकॉनमी थोड़ा चिंता का सबब बन सकती है। रही बात डेथ बॉलिंग की तो रबाडा को दुनिया के अच्छे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाना ही जाता है। अरे हाँ, अभी एक और गेंदबाज भी आएगा नॉर्किया की जगह पर, तो हो सकता है कि उससे इनकी तेज गेंदबाजी को और मजबूती मिले। टीम की सबसे बड़ी कमजोरी नजर आ रही है वो है पाकिस्तान और यूएई में कम खेलने का अनुभव। इसके अलावा टीम कॉम्बिनेशन को भी एडजस्ट करना एक मुश्किल टास्क होगा। हालांकि साउथ अफ्रीका के लिए अफगानिस्तान इतना बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन सामने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े नाम है, तो उनसे पार पाने के लिए साउथ अफ्रीका को सबसे पहले तो अपनी टीम का कॉम्बिनेशन सही बिठाना पड़ेगा, खास करके बल्लेबाजी में। और यही बल्लेबाजी टीम की कमजोरी भी बनती है, क्योंकि बाबूमा, मार्करम, रिकल्टन ये 3 ओपनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन भाई ओपनिंग में तो कोई 2 ही उतरेगा और इनमें से कोई नंबर 3 पर आएगा।
और खेलना इन तीनों को है। तो ऐसे में कौन ओपन करेगा, कौन वन डाउन जाएगा, ये कॉम्बिनेशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल भी है और टीम की कमजोरी भी। यार साउथ अफ्रीका की इस टीम को देख करके सच कहें तो वह एक फीलिंग नहीं आ रही, और जब फीलिंग नहीं आती तब साउथ अफ्रीका अच्छा कर जाती है। तो देखते हैं इस बार साउथ अफ्रीका क्या करिश्मा कर पाती है। पहले तो उनको अपने ग्रुप ऑफ डेथ में से बाहर निकलना होगा, यानी कि टॉप 2 का स्पॉट हासिल करना होगा। उसके बाद जाकर के ही बाकी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज आने वाले हैं। नारद टीवी की फैमिली से पूरी तरह से जुड़ने के लिए और ढेरों ऑफर्स का फायदा उठाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी जाकर के फॉलो करें। लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।